हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज की जो वीडियो है वो है, इसका मेन जो टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। पिछली वीडियोस में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बताया था, विच इज़ बेसिक कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कैपिटल बजटिंग। तो व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग and what is the importance of capital budgeting decision and what are the different methods of capital budgeting, that all we will discuss in this video। कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सम्स हैं वो इसके ऊपर आते हैं। और वैसे भी कैपिटल बजटिंग इज दैट प्रोसेस विच इज वेरी मच क्रूशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल बजटिंग इज दैट प्रोसेस वेयर we make decision about the long term investment। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना है, चाहे कोई मशीन को खरीदना है, चाहे कोई फिक्स एसेट आपने एक्वायर करना है, या आपने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, जो आपकी प्रिवेलिंग एसेट्स हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई एक्सपेंशन करनी है, इन सब में कैपिटल डिसीजन प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द लॉन्ग टर्म एसेट, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है। इसमें इसकी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है मैं आपको बताऊंगी। एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नंबर वन, एंड इट कैनॉट बी आई शुड से रीबैक, कि आप इसे दोबारा से जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है आपने परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, एंड दिस डिसीजन दे आर वेरी मच क्रूशियल फॉर व्हाट? फॉर टू डिटरमाइन द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द फर्म। सो एंड दिस डिसीजन हेल्प्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड। जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो भी कैपिटल डिसीजन जो है अगर ठीक तरीके से ली जाए तो उसे मैक्सिमाइज करती है। एंड प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल टू कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, they also apply to other corporate decision which may also be lead to working capital management। तो इसलिए प्रोसेस जो है कैपिटल बजटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं इसमें ली जाती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स आपने खरीद रहे हैं, या आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, या आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऑब्सोल्यूट इक्विपमेंट की, या आप नया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, आप जोग्राफिकल कोई नए एरिया में अपने मार्केट को लेकर जा रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में आपकी जो कैपिटल डिसीजन प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बजट किसे कहते हैं आप सभी को पता है। बजट मीन्स फोरकास्टिंग और प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम, भी आने वाले समय में आपका क्या इनफ्लो होगा और आप क्या आउटफ्लो करोगे, इसके बारे में जब आप एक पूर्व अनुमान लगाते हैं, एक प्रोजेक्टेड बजट बनाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं बजट। दैट मीन्स बजट जो है वो आने वाले समय की पहले से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब ये प्रेडिक्शन हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जो डिफरेंसेस हैं वो तो आएंगे ही, तो कभी भी 100% आप जो है प्रोजेक्शन कर सको ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी करने की ज़रूरत है। कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, जो पूंजी आपने लगाई है उस पूंजी का पूर्व अनुमान कर रहे हैं आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी अगर एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग जो है वो किस तरीके से, अभी आपको मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है फंड का, इरिवर्सिबल नेचर है, आप इसे वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। इतना इजी नहीं है कि आप एसेट्स परमानेंट खरीद लें एसेट और बाद में अगर आपके वो यूजफुल नहीं हो रहे हैं और आप उसे डिस्पोज ऑफ कर दें, तो इट्स नॉट सो। रिवर्स इट लॉन्ग टर्म इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी का, डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि डिसीजन जो है वो बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड है और फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन एंड देयर इज हाई रिस्क। आपका प्रोजेक्ट पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अब आपने देखा था कोविड का, किसी को नहीं पता था, कईयों ने नया बिजनेस चलाया होगा, लेकिन कोविड की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से इतनी ज़्यादा डाउन गया है मार्केट कि कितने सारे प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गए हैं।
is always there. Why? Because future is uncertain. You can't predict future. और ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप डिटरमाइन कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो है वेरी वेरी क्रूशियल प्रोसेस है। और जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है उसको कोई भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले उसका अच्छी तरह से, आप कह सकते हैं अच्छी तरह से एनालाइज करना होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके पास आए हैं, चाहे 1, 2, 3 है, चाहे आपकी मशीन नई खरीदनी है या हायर करनी है या चेंज करनी है, उस सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर स्क्रीन होगी प्रपोजल की, प्रपोजल को आपने अच्छी तरह से एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है वेरियस प्रपोजल जो आपके सामने हैं। उसके बाद आपने फिक्स करनी है प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्रिज की जरूरत है कि वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो मैं कहूँगी फ्रिज की, क्योंकि गर्मियों में जो है सामान खराब हो जाएगा, कपड़े तो मैं फिर भी हाथ से धो लूंगी। तो एक प्रायोरिटी जो है मुझे वो फिक्स करनी पड़ेगी बिजनेसमैन को। अगर उसने अपना बिजनेस में कैपिटल डिसीजन लेनी है तो डिफरेंट प्रपोजल्स की प्रायोरिटीज फिक्स करके उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। फिर फाइनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं बिजनेस की, उनसे आपको फाइनल अप्रूवल जो फाइनेंशियल मैनेजर बोलेगा, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे आप प्रपोजल को। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि आप रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस का कि क्या जैसा आपने सोचा था क्या वैसा परफॉर्मेंस आपको ये प्रोजेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और रिव्यू करने के बाद आपने डिसीजन लेनी है कि वेदर टू कंटिन्यू विद दैट कैपिटल बजटिंग प्रोसेस और नॉट। तो आपने जो भी प्रपोजल लेनी है उस प्रपोजल को अच्छी तरह से आपने एनालाइज करना है। उसके बाद आपने पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, फिर एनालाइज करिए, फिर इवैल्यूएट कीजिए, एंड देन यू विल टेक फाइनल डिसीजन अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये है आपके डिफरेंट प्रोसेस कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स, क्या मेथड्स हैं आपके कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के। सो देयर आर 2, आप कह सकते हो मेन है इसके, मेन आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरा है टाइम एडजस्टेड मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में आप सबसे पहले है पे बैक पीरियड मेथड। अब एक स्मॉल बिजनेस के मैन के पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्निक नहीं है, टूल्स नहीं है कि वो सारे जो डिस्काउंटेड मेथड है उसको अप्लाई कर सके। तो उसके लिए पे बैक पीरियड मेथड इज वेरी वेरी सिंपल टू अप्लाई। तो पे बैक पीरियड मेथड को आज हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड, क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड में हम सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहे थे, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। आप इसको डिस्काउंटेड रेट में जब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एनालाइज करेंगे, दैट विल बी इम्प्रूवमेंट इन द पे बैक पीरियड मेथड। उसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये सारे तो है ट्रेडिशनल मेथड। और अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में लें तब आपके पास है टाइम एडजस्टेड मेथड। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है। इन सारे मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो पहला मेथड मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और जिसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, वो है आपका पे बैक पीरियड मेथड, जिसको मैं अभी डिटेल में कैसे इसके अलग अलग मेथड है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है पे बैक पीरियड मेथड, इसके बारे में सारा हम समझेंगे। पे बैक पीरियड मेथड एज पर दिस मेथड आपने देखना है कि जो प्रोजेक्ट है, जो सबसे पहले आपका जितना पैसा आपने लगाया है वो वापस कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड that every capital expenditure pays itself back within a certain period out of the additional earning generated from the capital assets। भी एसेट्स में आपने जो भी पैसा लगाया है, ये अजम्पशन किया जाता है कि वो एसेट आपको आने वाले समय में अर्निंग करके कमा कर वो पैसा आपको वापस कर रहा है। तो नेचुरली वही प्रोजेक्ट को इसमें प्रेफर किया जाता है जो प्रोजेक्ट सबसे पहले आपको वो पैसा वापस कर रहा है। और आई शुड से ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर जिस प्रोजेक्ट का सबसे पहले आ जाता है उसी प्रोजेक्ट को वी शुड सिलेक्ट अंडर द पे बैक पीरियड मेथड। तो समझ लीजिए 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट आपको आपने उसके ऊपर 10-10 हज़ार लगाए हैं और एक प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 3 साल के बाद पैसा 10,000 वापस,
और जो बी प्रोजेक्ट है वो आपको 2 साल के बाद पैसा दे रहा है वापस, तो नेचुरली हम किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? बी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है पे बैक पीरियड मेथड का वो हम देखेंगे। पे बैक पीरियड मेथड का जो फॉर्मूला है वो देखिए, इज कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट, भी जितना भी प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है वो आप इसमें लिखेंगे, एंड देन इट विल बी डिवाइडेड है एनुअल जो भी आपके पास कैश इनफ्लोज आए हैं। समझ लीजिए आपने 10,000 पैसा लगाया था और आपको जो है एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है 5,000 हर साल में। हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि दोनों साल में आपको जो है इक्वल पैसा आ रहा है, तो इसका पे बैक पीरियड मेथड जो है आ जाएगा कैलकुलेशन से 2 इयर्स। तो इसलिए पता चल गया 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 2 इयर्स। तो जो प्रोजेक्ट आपको पहले दे रहा है, एनुअल जो आपने आउटले लगाया है, उसी प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसके भी अलग अलग मेथड हैं और ये एडवांटेजेस क्या है पे बैक मेथड का, कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत कम आपको कैलकुलेशन चाहिए लेबर की और बहुत ज़्यादा टेक्निक का आपको नॉलेज होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इजीली स्मॉल बिजनेस के लिए इस मेथड को अप्लाई करके डिसीजन ले सकते हैं। आगे अगर हम चले पे बैक पीरियड मेथड को, तो जो इम्प्रूवमेंट हुई है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड में अगर हम देखें तो उसमें एक मेथड आ जाता है पहला, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम इसमें कैलकुलेट करते हैं और इसमें जो भी प्रॉफिट आपको पे बैक पीरियड के बाद मिल रहा है दैट वी हैव टू कंसीडर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अगर हम आगे जाएं तो आगे भी मेथड है पे बैक रेसिप्रोकल मेथड। इस मेथड के अंदर जो है एस्टिमेट किया जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इज जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट, और इसकी जो आगे फॉर्मूला देखा जाए मैंने आपको डिस्प्ले भी किया है, पे बैक रेसिप्रोकल इज इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड। तो क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड की आपको अभी बताया कि इट इग्नोर्स द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद भी तो आपको पैसा आ रहा है प्रोजेक्ट से, वो आप इसमें इग्नोर कर रहे हो। लेकिन पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड ये इग्नोर नहीं करता है। इस मेथड को हम सरप्लस लाइफ ओवर पे बैक पीरियड भी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अनुसार द प्रोजेक्ट विच गिव्स द ग्रेटेस्ट पे बैक पीरियड अर्निंग्स, greatest post payback period may be accepted. This method can be employed successfully where the various projects under consideration do not differ significantly as to their size and the expected cash inflow or even throughout the life of the project. इसमें जो देर तक आपको, जो लंबे समय तक आपको अर्निंग दे रहा है, उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो। आप ब्रेक इवन पॉइंट के बाद भी देख रहे हो कि जो ग्रेटेस्ट पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को इस मेथड के अंदर सेलेक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। अब हम डिस्काउंटेड पे बैक मेथड के ऊपर मैंने एक आपको अभी डिस्प्ले की है और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे के सामने एक प्रॉब्लम मैंने डिस्प्ले की है। इस पीरियड इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें ये इस सम में हम ले रहे हैं, इस सम में हम ले रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। आपको लास्ट वीडियोस में मैंने कैसे डिस्काउंटेड रेट में टेबल बनाया जाता है बताया था और उसका फॉर्मूला भी यहाँ बता देती हूँ। R1 ओवर R 1 प्लस R ओवर 100 डिस्काउंटेड PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला बताया था आपको 1 प्लस R ओवर 100, इसकी हेल्प से हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था कि किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालते हैं। वो वीडियो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसकी हेल्प से हम ये डिस्प्ले जो की है प्रॉब्लम वो करने जा रहे हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 6 लाख, ये ध्यान में रखिएगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है 5 ईयर। एनुअल कैश इनफ्लो आपको 2 लाख दिया है। कट ऑफ रेट आपको 10% दिया है। तो इस 10% में आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जरूर निकाल दीजिए और या फिर आप एनुअल की टेबल में
वहाँ जाकर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जरूर देख लीजिए। तो मैं आपको एक बार वर्किंग नोट में भी बता दूंगी कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपको इनफ्लो कितना हो रहा है देख लीजिए। इनफ्लोज आपको जो हो रहे हैं हर बार 2 लाख 2 लाख 2 लाख और फिर आगे 2 लाख। तो ये आपको 4 साल के लिए 2-2 लाख दे रहा है। आप देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 5 साल की लाइफ दिए प्रोजेक्ट में, तो आपको 5 साल के लिए मिल रहे हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड, 3, 4 एंड 5 ईयर। तो ये इन्फ्लोज हो रहा है। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी। यहाँ भी बता देती हूँ, जैसे 1/1 + 10/100, तो यहाँ पर 1 ईयर है तो यहाँ आ जाएगा 0.909। ऐसे हम दूसरी बार निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10/11 मल्टीप्लाई बाय 10/11, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.826। इसी तरीके से आप निकालते जाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.909, 0.826, 0.75, 0.683, कैलकुलेट करते जाइए। लास्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करने बताए हैं। प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट फैक्टर, इसको आप डिस्काउंट फैक्टर लिख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एट डिस्काउंट फैक्टर, इसको आप डिस्काउंट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आपका जो 800, उसके बाद लिखिए 1652 एंड देन 00, इसके बाद 150 200 और उसके बाद फिर आगे कैलकुलेट करते जाइए 136,600 और फिर आगे कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा 124200। तो ये सारा जो है प्रेजेंट वैल्यू आपका आ गया है जब आपने कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट फैक्टर के साथ। और जो इनका अगर आप निकाल दूँ आपका क्यूमुलेटिव टोटल डिस्काउंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, इसको तो पहले की तो इतनी सेम आ जाएगी, इसको इसके साथ ऐड कीजिए और आप लिखिए 347,000। फिर आगे चलिए आप लिखिए यहाँ पर 497200 एंड देन अगेन इसको ऐड करते जाइए 633800 और फिर आगे चलिए 758,000। ये आपने इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड करी तो ये आ गई, फिर इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कीजिए ये आ जाएगी, इसमें ये ऐड कीजिए ये आ जाएगी। इस तरीके से आप बढ़ते जाइए। और अब हम लिखाएंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालेंगे। आपने कितना पैसा लगाया था वो देख लीजिए। आपने लगाया था 6 लाख, तो 6 लाख आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच में आपको 6 लाख मिल रहा है। तो ये कौन सा आसान है, ये 3rd ईयर है। तो आप यहाँ लिखिए 3 ईयर प्लस करेंगे हम, क्योंकि आपकी जो अभी वैल्यू पड़ी है आप इस 6 लाख में से ये माइनस कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 102800। ये किस तरीके से आया, 6 लाख में से ये वाली वैल्यू आपने माइनस की है तो आपका आ गया 102800। अब इसको डिवाइड करेंगे कि और कितना आपका बैलेंस, डिवाइडेड बाय 3/4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया है 3.75 और यू कैन से 3.3/4 ईयर्स। तो ये आपका आ गया है। इसको आप मंथ में भी, जो 0.34 है इसको आप मंथ में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए, ये 9 मंथ आ जाएगा आपका। यहाँ पर 3 ईयर्स 9 मंथ और 3 ईयर्स 3/4 मंथ्स। तो ये आपका आ गया है 3/4 ईयर्स। इसको 3/4 को आप मंथ्स में डिवाइड करेंगे 3.9 मंथ्स। तो इस प्रकार से आप अपना डिस्काउंटेड जो फैक्टर है उसको लेकर पे बैक मेथड को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आपका फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड का। अगली बार आपको टाइम एडजस्टेड मेथड जरूर हम आगे करेंगे। वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।